अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, इस दफ़ा हमारे पास जो कोर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्स का नाम है रोबोटिक्स। इसके लिए मेरे पास जो किताब है ये है स्प्रिंजर, पब्लिश्ड बाय स्प्रिंजर। इस किताब के हैं 3 पार्ट, रोबोटिक्स, विजन एंड कंट्रोल। इस किताब के अंदर मैटलैब की बहुत सारी एग्जाम्पल आपको सॉल्व मिलेंगी और हम इस पूरी किताब के अंदर जो फोकस करेंगे वो रोबोटिक्स वाले पार्ट के अंदर करेंगे। ये किताब 2023 के अंदर पब्लिश हुई है और इसका ये 3rd एडिशन है। किताब स्टेट ऑफ द आर्ट है और आपको इस किताब को पढ़ के वाकई मज़ा आएगा। इस किताब के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोटिक्स। उस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर रोबोट्स की जनरेशन थी और वो किस तरीके से होता था वो हम देखेंगे। ये पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स का। उसके बाद फाउंडेशन, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन की बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा। मगर फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, रोबोटिक्स से। ओके, रोबोटिक्स की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ आपको ईज प्रोवाइड करे और प्रोग्रामेबल हो आपके काम के लिए, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर, होंडा का असीमो रोबोट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें रोबोट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। मगर हम रोबोट की हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर एक डक बनी जिसको कहते हैं कैनन्स डक। ये है वो कैनन्स डक। ये 1739 के अंदर बनी थी। इस डक के अंदर ये क्वालिटी थी कि ये अपने विंग को फ्लैप कर सकती है, डॉक यानी ईट ग्रेन कर सकती है और डिफीट हो सकती है। सिमिलरली ये दूसरी जो मशीन आप देख सकते हैं इसको कहते हैं जैक्वार्ड लूम। ये फैब्रिक के लिए इस्तेमाल होती है, वीविंग मशीन थी। ये भी 1700 की सेंचुरी के अंदर ये वाली स्टार्टिंग की मशीन थी। राइट हैंड साइड पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर है जीई की फैक्ट्री के अंदर एक रोबोट है। वो रोबोट अल्टीमेटली एक चीज़ को ग्रैब कर रहा है। और ये फिगर नंबर ए जो है ये प्लेन व्यू है मशीन का फ्रॉम डेवोल्स पेटेंट। ये एक पेटेंट की मशीन है। इसके अलावा मॉडर्न मशीन की अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग रोबोट है या सॉर्टिंग रोबोट है। ये सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर जो पेस्ट्री आप बना रहे हैं वो ठीक बनी है कि नहीं बनी, अगर ओवर बेक हो गई है तो उसको वहाँ से हटा दें। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक ह्यूमन कंट्रोल रोबोट है जिसके अंदर हम ह्यूमन अल्टीमेटली उस रोबोट को कंट्रोल करेगा। रोबोट की अलग अलग आप हिस्ट्रीज देखते होंगे, मगर जो फादर ऑफ रोबोटिक्स है उनका नाम है जोसेफ एलन बर्ग और ये है 1925 से लेकर 2015 तक रहे और ये फादर ऑफ रोबोटिक्स कहलाते हैं। रोबोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग जनरेशन्स के रोबोट हैं, अलग अलग पर्पस के रोबोट हैं और ये सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जो रोबोट पानी के अंदर इस्तेमाल होता है, नॉन लैंड बेस्ड मोबाइल रोबोट। पहली पिक्चर के अंदर आप देखेंगे स्मॉल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ये सर्वेइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है पानी के अंदर और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर आप देखेंगे तो ये नासा का रोबोट है जो कि है ग्लोबल हॉक अनक्रूड एरियल व्हीकल। जहाज़ के अंदर क्रू मौजूद नहीं होगा, पायलट मौजूद नहीं होगा और ज़मीन से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस पिक्चर नंबर ए की बात करेंगे तो ये पिक्चर नंबर ए है मार्स की। पिक्चर नंबर बी के अंदर एक रोबोट है। वो रोबोट अल्टीमेटली एक जो हमारे पास गेस्ट है उसको उसके रूम तक पहुँचाएगा। ये एक व्हीकल है जो कि ड्राइवरलेस कार की व्हीकल है, प्रोग्रामेबल व्हीकल है और ये एनिमल हॉक रोबोट है। ये यूजुअली मिलिट्री इस्तेमाल करती है अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। ये सारे फील्ड रोबोट है और ये इनकी रियल पिक्चर्स मौजूद है विद कर्टिसिस। ये एक रोबोट है जिसको कहते हैं होंडा का एसीमो रोबोट। ये बहुत अच्छा रोबोट है, इसकी वीडियोस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इसके कंट्रास्ट के अंदर एक दूसरा रोबोट है जिसको कहते हैं हुबू रोबोट। हुबू रोबोट ने एक कंपटीशन होता है डार्पा चैलेंज को हुबू रोबोट ने विन किया था 2015 के अंदर। सिमिलरली ये एक पिक्चर है, रियल पिक्चर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से ली गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब यूएसए जापान पे न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करता है तो उस न्यूक्लियर वेपन को भेजने से पहले उसको लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर जो टीम होती है वो ये होती है। न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है तो वो अपने हाथों से कंट्रोल उसको नहीं कर सकते।
तो वो एक रोबोट बनाते हैं। रोबोट का एंड इफेक्टर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा उसके पास होगा, और उसका दूसरा हिस्सा इन डॉक्टर्स के पास होगा, प्रोफेसर्स के पास होगा। प्रोफेसर उसको एक जगह से हिलाएंगे और वो यूरेनियम सोर्स को हैंडल करेगा। जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है उसको आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन का फ़िलहाल खुलासा बता रहा हूँ। सर्जिकल रोबोट, डेविंची रोबोट मशहूर है, जिसके अंदर जॉयस्टिक बेस कंट्रोल होता है। सर्जन जॉयस्टिक की मदद से पेशेंट की सर्जरी कर रहा होता है, और इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें फील आता है कि अगर इससे ज़्यादा हमने वेसल को खींचा तो वो टूट सकता है, वो रप्चर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने अल्टीमेटली रोबोट की डेफिनेशन ये बनाई, अ गोल ओरिएंटेड मशीन दैट कैन सेंस, प्लान एंड एक्ट। ये बनी एक रोबोटिक की डेफिनेशन। रोबोटिक विजन, ह्यूमन का विजन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का विजन करेंटली मशीन विजन से बहुत अच्छा है, रोबोटिक विजन से बहुत अच्छा है। ये जैसे ये फ्लाइज है, इस फ्लाइज के अंदर डिफरेंट एंगल से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। सिमिलरली ये स्पाइडर है जिसकी 4 आंखें हैं, ह्यूमन, और यहाँ पे एक और सी एनिमल है। जो फिगर नंबर ए थी रॉबर फ्लाई थी, फिगर नंबर सी जंपिंग स्पाइडर था, फिगर नंबर सी के अंदर इसका स्कैलप था, और अल्टीमेटली ये ह्यूमन आई है। मशीन विजन के मुकाबले ह्यूमन विजन बहुत अच्छा है, मगर मशीन विजन से हम अल्टीमेटली फास्ट मूविंग कैमरा, स्टूडियो कैमरा को कंट्रोल करते हैं, जो कि रोड साइड पे लगे होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, एक्सीडेंट या कार की स्पीडिंग को देखने के लिए। और इसके अलावा एथिकल कंसिडरेशन की अगर हम टॉपिक की बात करें तो रोबोट्स आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। यानी जैसे कि हाल ही के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर था कि एमिरेट्स ने एक कॉरिडोर बनाया है जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर को रिप्लेस कर देता है। उस कॉरिडोर के अंदर जो ट्रैवलर है वो सिर्फ चलेगा और अल्टीमेटली उसका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा, इमिग्रेशन का स्टैंप उस पर लग जाएगा उसी कॉरिडोर के अंदर मूव करने से, क्योंकि वो दैट कॉरिडोर मॉनिटर योर गेट, सी योर पिक्चर, योर मूवमेंट, और वो आपके डेटा को लाइव सिस्टम से कंपेयर कर रहा होगा। यानी जो इमिग्रेशन ऑफिसर का काम था वो ख़त्म हो गया और ये काम आ गया। तो क्या है कि अगर रोबोट आहिस्ता आहिस्ता जैसे डे बाय डे अपनी कॉमन लाइफ के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ह्यूमन की जॉब पे इस चीज़ का असर है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर ह्यूमन अपने आप को डेली अपडेट नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर रोबोट तो अवेलेबल है। तो ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोबोट इस्तेमाल हो सकता है, क्लीनिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, हाईवेज़ पे इस्तेमाल होता है, यूरोप, जापान, यूएसए, इन सारी चीज़ों में रोबोट्स का बेतहाशा इस्तेमाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।